Welcome to my channel Entertainment Team. 12 परियों की कहानी। एक राजमहल में एक राजा और रानी रहते थे। सारी खुशियां होने के बाद भी वह बहुत दुखी रहते थे, क्योंकि उनके विवाह को कई वर्ष बीत चुके थे और उनकी अब तक कोई संतान नहीं थी। वह हर पल भगवान से प्रार्थना करते थे कि उनकी एक संतान हो जाए। एक दिन सुबह सुबह रानी राजमहल के सरोवर के किनारे सूर्य देव से प्रार्थना कर रही थी। तभी एक चमत्कार हुआ। रानी ने देखा सूर्य की पहली किरण सरोवर के किनारे एक पेड़ पर पड़ी और वह पेड़ चिड़िया बन गया। और पेड़ ने रानी को भविष्यवाणी कर बताया कि हे रानी, तुम एक बच्ची को जन्म दोगी। कुछ महीनों बाद ऐसा ही हुआ। रानी ने खूबसूरत बच्ची को जन्म दिया। उस बच्ची के चेहरे पर सूर्य जैसी चमक थी। राजा रानी ने बच्ची का नाम कृषा रखा। पुत्री कृषा के जन्म की खुशी में राजा रानी ने एक जश्न का आयोजन रखा और राज्य की पूरी प्रजा को उस जश्न में बुलाया गया। राज्य के दूसरे ओर एक खूबसूरत वन में 12 परियां रहती थी। उनमें से राजा रानी ने 11 परियों को तो जश्न में बुलाया, परंतु एक परी को बुलाना वह भूल गए। जश्न के दिन राज्य में खुशियां ही खुशियां थीं। नृत्य, संगीत, रंगारंग कार्यक्रम, कठपुतली नृत्य, साथ ही एक विशाल भोज का आयोजन किया गया था। नन्ही सी परी कृषा सोने के पालने में लेटी हुई थी। राज्य में आने वाला हर व्यक्ति नन्ही परी कृषा को देखता और उसे आशीर्वाद देता। और आयोजन में शामिल 11 परियों ने भी कृषा को एक एक कर आशीर्वाद दिया। कुछ ने कृषा को बेशकीमती उपहार दिए, किसी ने कृषा को सुंदरता का, तो किसी ने कृषा को दयालुता का आशीर्वाद दिया, किसी ने धन का, तो किसी ने सुंदर मन का आशीर्वाद। लेकिन 11वीं परी के आशीर्वाद देने से पहले 12वीं परी आयोजन में आ गई। वह जश्न में ना बुलाए जाने के कारण बहुत ही क्रोधित थी। उसने नन्ही परी कृषा को यह श्राप दे दिया कि उसके 18वें जन्मदिन पर एक नुकीली धातु चुभेगी और उसकी मृत्यु हो जाएगी। श्राप देकर 12वीं परी वहां से चली जाती है। आयोजन में उपस्थित सभी लोग यह सुनकर हक्के बक्के रह गए और राजा रानी भी बहुत ही दुखी हो गए। राजा रानी ने बाकी परियों से निवेदन किया कि वह 12वीं परी के श्राप को समाप्त कर दें। तब सभी परियों ने बताया किसी भी श्राप को समाप्त नहीं किया जा सकता। यह सुनकर राजा रानी अत्यंत ही दुखी हो गए। अभी 11वीं परी का आशीर्वाद शेष था। 11वीं परी ने रानी को ऐसे रोते देखकर कहा, 12वीं परी का श्राप तो समाप्त नहीं किया जा सकता, लेकिन इसे कुछ कम जरूर किया जा सकता है। तब 11वीं परी ने नन्ही कृषा को आशीर्वाद दिया कि वह 18वें जन्मदिन पर नुकीली धातु चुभने के बाद उसकी मृत्यु नहीं होगी, बल्कि वह 50 वर्षों तक के लिए वह सो जाएगी। यह सुनकर राजा रानी का दुख कुछ कम हुआ और उन्होंने 11वीं परी को बहुत बहुत धन्यवाद। राजा रानी अपनी नन्ही परी का विवाह होते हुए देखना चाहते थे। उन्होंने परियों से कहा, आपने 12वीं परी का श्राप तो कम कर दिया, लेकिन हमारी इच्छा पुत्री का विवाह देखने की थी। राजकुमारी कृषा जब 50 वर्षों के बाद सोकर उठेगी, तब हम अपनी पुत्री का विवाह नहीं देख पाएंगे, क्योंकि जब तक हमारी मृत्यु हो चुकी होगी।
तब 11वीं परी ने कहा, जब कृषा 50 वर्षों के लिए सो जाएगी तो राज्य के सभी लोग एवं राजा रानी भी सो जाएंगे। कृषा के जागने पर ही सभी लोग उसके साथ जागेंगे और कृषा की नींद तभी खुलेगी जब कृषा को अत्यंत प्रेम करने वाला राजकुमार मिलेगा और वह कृषा को नींद से जगाएगा। उसके बाद सारी परियां वहां से चली जाती हैं। उसके बाद राजा रानी ने आदेश दिया, राज्य में जितनी भी सुइयां और नुकीली धातुएं हैं उन्हें नष्ट कर दिया जाए। वह हर तरीके से 12वीं परी के श्राप से कृषा को बचाना चाहते थे। यूं ही वर्ष बीत गए और कृषा बड़ी होने लगी। वह अत्यंत ही सुंदर, दयालु, बुद्धिमान भी थी और राज्य के लोगों से वह बहुत प्रेम भी करती थी। आखिरकार कृषा का 18वां जन्मदिन आ ही गया। राजा रानी ने अपनी पुत्री का 18वां जन्मदिन मनाने के लिए एक बड़े से जश्न का आयोजन किया था और राज्य की प्रजा को बुलाया गया था। किंतु राजा रानी परेशान भी थे क्योंकि दुष्ट 12वीं परी के श्राप का सत्य हो जाने की आशंका भी थी। राजा रानी का यह आदेश था कि राज्य के सभी लोग कृषा का ध्यान रखें और कृषा को राजमहल के बाहर कहीं न जाने दें। पूरा दिन बीत जाने के बाद भी कृषा को कुछ नहीं हुआ, किंतु शाम होने के पहले राज्य के एक सेवक ने रानी जी के पिता का एक पत्र लेकर आया जिसमें लिखा था, रानी जी के पिता की तबीयत बहुत खराब है। राजा रानी यह सुनकर तुरंत ही राजमहल से निकलकर रानी के पिता से मिलने चले गए। राजा रानी ने अपने विश्वसनीय दासी को हिदायत दी थी कि वह कृषा को राजमहल से कहीं न जाने दें। दासी ने भी उन्हें विश्वास दिलाया कि वह कृषा को राजमहल से बाहर कहीं नहीं जाने देंगी। राजा रानी के जाने के बाद दासी ने कहा वह कृषा का पूरा ख्याल रखेंगे, लेकिन जैसे ही दासी खाना बनाने में व्यस्त हो गई तभी कृषा राजमहल से बाहर चली गई और बगीचे में आकर पक्षियों के साथ खेलने लगी। खेलते खेलते कृषा को एक सुनहरी तितली नजर आई। कृषा ने जैसे ही उस तितली को पकड़ने के लिए हाथ बढ़ाया, वह तितली वहां से उड़ गई और कृषा भी उस तितली को पकड़ने के लिए उसके पीछे पीछे भागने लगी। उड़ते उड़ते तितली एक महल के सामने पहुंच गई। वह एक बहुत पुराना महल था। तितली उस महल के अंदर चली गई। तितली भी उड़ते उड़ते महल की सबसे ऊंची मंजिल पर पहुंच गई और कृषा भी सीढ़ियां चढ़ते चढ़ते उस तितली के पीछे पीछे महल के अंदर चली गई। तितली उड़ते उड़ते महल की सबसे ऊंची मंजिल पर पहुंच गई और कृषा भी सीढ़ियां चढ़ते चढ़ते उस तितली के पीछे पीछे महल के सबसे ऊपर पहुंच गई। महल की सबसे ऊंची मंजिल पर एक छोटा सा कमरा भी था। कृषा उस कमरे के अंदर चली गई। कमरे में कृषा ने देखा एक बूढ़ी औरत चरखा चला रही है। कृषा ने कभी चरखा नहीं देखा था, इसलिए कृषा उस चरखे को आश्चर्य से देखने लगी। तब कृषा ने उस बूढ़ी औरत से पूछा, आप यह क्या कर रही हैं? तब उस बूढ़ी औरत ने बताया, मैं इस चरखे से सूत काट रही हूँ, क्या तुम भी सूत काटना चाहोगी? कृषा ने कभी सूत नहीं काटा था, इसलिए उसका मन चरखा चलाने को हुआ। कृषा ने बूढ़ी औरत से चरखा लेकर चलाना शुरू किया। बूढ़ी औरत कुटिलता से कृषा को देखने लगी और खुश हो गई, क्योंकि वह बूढ़ी औरत और कोई नहीं बल्कि दुष्ट 12वीं परी ही थी। कृषा चरखा चलाने पर बहुत खुश थी, लेकिन अचानक चरखे की एक नुकीली सुई निकलकर कृषा की उंगली में घुस गई और दर्द से कृषा बेहोश हो गई और सो गई। अब 12वीं परी का श्राप पूरा हो चुका था। यह सोचकर 12वीं परी वहां से हंसते हुए निकल गई। राजा रानी जब वापस राजमहल पहुंचे तो उन्होंने देखा कृषा राजमहल में नहीं
नहीं है और वह चिंतित हो गए। उन्होंने दासी से पूछा तो वह भी कुछ बता नहीं पाई। राजा रानी ने राज्य के सभी लोग कृषा को हर जगह तलाशने लगे और ढूंढते ढूंढते राजा रानी उस महल की आखिरी मंजिल तक पहुंच गए जहां कृषा बेहोश पड़ी हुई थी। तब उन्होंने वहां एक चरखा देखा। यह देख राजा रानी समझ गए कि दुष्ट 12वीं परी का श्राप पूरा हो गया है। तब रानी दुखी होकर बहुत विलाप करने लगी। तभी राजा जी ने रानी को समझाया कि हम जल्द से जल्द कृषा को यहाँ से लेकर राजमहल पहुंचना होगा, क्योंकि थोड़ी ही देर में हम सभी गहरी नींद में सो जाएं। वह सभी लोग कृषा को जल्द से जल्द राजमहल में ले आए और कृषा को सुंदर वस्त्र पहनाकर तैयार करके एक रेशमी बिस्तर पर सुला दिया गया। कृषा उन वस्त्र और गहनों में बहुत ही सुंदर लग रही थी। कुछ ही देर में राजा रानी और राज्य की सारी प्रजा भी गहरी नींद में सो गए। धीरे धीरे काला बादल राज्य के ऊपर छा गया और पूरा राज्य अंधेरे में डूब गया। पूरे राज्य के चारों ओर कटीली झाड़ियां उग गई थीं और पूरा राज झाड़ियों के पीछे छुप गया। अब वह राज्य बस किस्से और कहानियों में ही रह गया था। कृषा राजकुमारी के किस्से दूर दूर के राज्य में फैल चुके थे। उस सुंदर राजकुमारी कृषा को देखने की लालसा में कई राज्यों के राजकुमार उस राज्य में प्रवेश करना चाहते थे, किंतु उन कटीली झाड़ियों में फंसकर कोई उस राज्य में प्रवेश नहीं कर पाया। कई राजकुमार घायल होकर वापस आ जाते या कुछ की मृत्यु हो चुकी थी। राजकुमारों की मृत्यु की खबर फैलने के बाद कोई भी राजकुमार अब वहां जाना नहीं चाहता था। समय बीतता गया और धीरे धीरे अब 50 वर्ष बीत चुके थे। एक दिन एक राजकुमार ने सोई हुई राजकुमारी की इस कहानी को सुना। तब उसने निश्चय किया कि मैं उस राजकुमारी को देखने जरूर जाऊंगा। वह राजकुमार राजकुमारी की कहानी को सुनते ही उसे मन ही मन चाहने लगा था और वह राजकुमार कृषा से मिलने उस राज्य की ओर चल पड़ा। खतरों को देखते हुए सभी लोगों ने राजकुमार को चेताया भी, लेकिन वह नहीं माना और राजकुमारी को जगाने उस राज्य में प्रवेश करने चला गया। कई दिनों की मेहनत के बाद आखिरकार वह राजकुमार उन कटीली झाड़ियों के पीछे छुपे राजमहल में प्रवेश कर ही गया। राजकुमार ने अपनी तलवार से उस कटीली झाड़ियों को भी काटकर राजमहल में आ गया। तब राजकुमार ने देखा कि राज्य की सारी प्रजा गहरी नींद में सोई हुई है। राजकुमार राजमहल की तरफ जैसे जैसे आगे बढ़ता गया, वह देखता गया कि राजमहल में तो सभी गहरी नींद में सोए हुए हैं। राजा रानी भी गहरी नींद में सो रहे हैं। आखिरी में राजकुमार महल के उस कमरे तक पहुंच ही गया जहां राजकुमारी के साथ सो रही थी। सोई हुई राजकुमारी को देखकर राजकुमार के मन में उसके लिए प्रेम और बढ़ गया। वह राजकुमार कृषा के पास गया और उसका हाथ पकड़कर उसे जगाने की कोशिश किया। जैसे ही राजकुमार ने कृषा के हाथों को स्पर्श किया तो कृषा गहरी नींद से जाग गई थी और जागते ही उस दुष्ट परी का श्राप भी समाप्त हो गया। कृषा ने अपनी आंखें खोलते ही उस राजकुमार को अपने सामने देखा तो वह समझ गई कि यही वह सच्चा प्रेम करने वाला राजकुमार है जिसने मुझे इतने वर्षों के बाद गहरी नींद से जगाया है। राजकुमार ने कृषा को बताया कि वह उससे बहुत प्रेम करता है और विवाह भी करना चाहता है। राजकुमारी ने राजकुमार के इस विवाह प्रस्ताव को स्वीकार किया और खुशी खुशी वह उस कमरे से बाहर आए। तब राजकुमारी ने देखा कि उसके माता पिता और राज्य के सभी लोग गहरी नींद में सोए हुए हैं। राजकुमारी और राजकुमार के बाहर आते ही राजा रानी और राज्य के सभी लोग नींद से जाग गए थे। तब सभी लोगों ने राजकुमार का दिल से धन्यवाद कर उसका स्वागत किया और राजा रानी ने खुश होकर कृषा और उस राजकुमार का बहुत ही धूमधाम से विवाह कराया। अब राजकुमार के ऊपर से काले बादल भी हट चुके थे और राज्य में हर तरह अब रौनक छा गई थी।
सूर्य देवता फिर से आसमान में चमकते हुए दिखाई देने लगे। राज्य में सभी लोगों ने हाथ जोड़कर ईश्वर को बहुत बहुत धन्यवाद दिया। तभी राजकुमारी किशा और राजकुमार का विवाह कर दिया गया। तभी अचानक आसमान में सूर्य से एक आग का गोला निकला और उस महल में जा गिरा जहां वह दुष्ट 12वीं परी रहती थी। आग के उस गोले ने उस दुष्ट परी के महल को जलाकर राख कर दिया और वह दुष्ट परी भी उस आग में जलकर मर गई। अब राज्य में हर तरफ खुशियां ही खुशियां थी। दोस्तों, हमें भी कभी किसी के साथ बुरा नहीं करना चाहिए। बुरा का अंत हमेशा बुरा ही होता है।